कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसी लिस्ट थी जो अगर सामने आ जाती तो कई मुअज़्ज़ज़ चेहरों से निकाब उतर जाते। ताकतवर लोग, बाअसर खानदान और नामवर सियासतदान, सबके चेहरे बेनकाब हो जाते। लेकिन कभी कभी कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, सिर्फ दबाई जाती हैं। ऐसी कहानियां जिनमें मौजूद किरदारों के पास इतनी ताकत होती है कि वो बोलने वालों की आवाज़ बंद कर देते हैं और सच को मंजर आम पर आने ही नहीं देते। जेफरी एपिटसन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा शख्स जो हमेशा महंगे महंगे सूट पहनता, प्राइवेट जहाज़ों में सफ़र करता और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर बनाता, मगर उस मुस्कुराहट के पीछे ऐसे राज छुपे थे जिन पर बात करना जुर्म समझा जाता था। ये शख्स सिर्फ एक अरबपति नहीं बल्कि एक दरवाज़ा था, एक ऐसा दरवाज़ा जिसके पीछे पूरी दुनिया छुपी थी, जिसमें सब कुछ था, दौलत, शोहरत, सियासत, जिनसी जराइम और ब्लैकमेलिंग का खौफनाक जाल। और जब एक दिन उस दरवाजे के पीछे की सच्चाई बाहर आने लगी तो अचानक वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। जेफरी एपिटसन की कहानी एक आम से घर से शुरू हुई। वो न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में पैदा हुआ। उसकी मां घरेलू खातून थी और वालिद न्यूयॉर्क सिटी पार्क्स डिपार्टमेंट में माली और ग्राउंड कीपर के तौर पर काम करता था। उनकी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी और वो ब्रुकलिन के इलाके सी गेट में रहते थे। एपिटसन बचपन से ही ज़हीन था। वो मैथ में ख़ास तौर पर माहिर था। 1969 में ग्रेजुएशन की और 1974 में इसको मैनहट्टन के एक मशहूर प्राइवेट स्कूल डॉल्टन स्कूल में फिजिक्स और मैथ का उस्ताद बना दिया गया। यह स्कूल मुल्क के अमीर तीन ख़ानदानों के बच्चों के लिए था। स्टूडेंट्स के मुताबिक उस दौरान भी एपिटसन का रवैया बाज़ औक़ात बहुत ही अनप्रोफेशनल होता था। मिसाल के तौर पर हाई स्कूल पार्टीज़ में उसकी नज़र हमेशा लड़कियों की तरफ होती थी, अगरचे उस वक्त उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। 1976 में एक पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान एपिटसन ने अपनी जहानत से एक स्टूडेंट के वालिद को इस कदर मुतासर किया कि उसने एपिटसन को एलन ग्रीनबर्ग से मिलवाया, जो उस वक्त वॉल स्ट्रीट की सरमायाकारी कंपनी बेयर स्टर्न्स के CEO थे। 1975-76 के तलीमी साल के बाद एपिटसन को डॉल्टन स्कूल से बरतरफ कर दिया गया। कुछ ही अरसे बाद उसने बेयर स्टर्न्स में काम करना शुरू कर दिया। तहम 1981 में उसने ये कंपनी छोड़ दी ताकि वो अपना ज़ाती कारोबार चला सके। इसी दौरान उसकी माली सरगर्मियां मशकूक होने लगी थीं और फिर 1988 में एपिटसन ने कंसल्टिंग फर्म कायम की जिसका नाम था J. Epstein & Company। ये कंपनी सिर्फ उन लोगों को सर्विसेज देती थी जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा होती। तकरीबन 20 साल तक उसका सबसे बड़ा क्लाइंट एक ही शख्स रहा, लेस वैग्जनर, जो एक मशहूर बिजनेसमैन और अरबपति था। एपिटसन ने उसके तमाम माली मामलात संभाल लिए और इस ताल्लुक से वो खुद भी बहुत तेज़ी से अमीर होता चला गया। 1990 की दहाई में एपिटसन ने अपना बिजनेस वर्जिन आइलैंड्स में मुंतकिल कर दिया, जहां उसके पास ज़ाती जजीरे थे। कहा जाता है कि एपिटसन ने अपने मैनहट्टन वाले घर में खुफिया कैमरे लगा रखे थे। इन कैमरों के जरिए वो अपने अमीर मेहमानों की ज़ाती और जिनसी सरगर्मियाँ रिकॉर्ड करता था और बज़ाहिर ये सब कुछ ब्लैकमेलिंग के मकसद के लिए किया जाता था। वो अपने प्राइवेट प्लेन पर सफ़र करने वाले अफराद का एक मुकम्मल रिकॉर्ड भी रखता था। ये जहाज़ मुकामी लोगों में लोलिता एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। ये नाम एक पुराने नावल लोलिता से लिया गया था जो 1955 में शाया हुआ था, जिसकी कहानी एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जो कम उम्र लड़कियों की तरफ जिनसी रग़बत रखता था। इस त्यारे के लॉग्स में जिन मशहूर शख्सियात के नाम दर्ज से उनका सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। साबिक़ अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन, मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मरूफ प्रोफेसर और वकील एलन डरशोवर्ड्स और बरतानवी शहजादा प्रिंस एंड्रयू। जेफरी एपिटसन पर सबसे पहले 2005 में कम उम्र लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा। पुलिस को एक खातून ने इतला दी कि उसकी 14 साला सौतेली बेटी को एक अमीर आदमी ने जिनसी तौर पर हिरासा किया है, जिसका नाम जेफ है। इसके बाद FBI भी तहकीकात में शामिल होगी और जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी मज़ीद मुतासरा लड़कियां सामने आती गईं। जब फ्लोरिडा के जनूबी ज़िले के US अटॉर्नी ने फौजदारी मुकदमा तैयार करना शुरू किया तो मुतासरीन की तादाद तकरीबन 40 तक पहुंच चुकी थी। ये वही US अटॉर्नी है जो बाद में ट्रंप की पहली मुद्दत में लेबर सेक्रेटरी बने। फिर 2008 में वफाकी हुकूमत ने एपिटसन के साथ एक डील की जिसे प्री बार्गेनिंग कहते हैं। इस डील के मुताबिक एपिटसन पर वफाकी सतह पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया
बल्कि उसने रियासती कवानीन के तहत जिस्म फरोशी के लिए राजी करने और कम उम्र लड़की से जिस्म फरोशी की कोशिश के 2 इल्ज़ामात तस्लीम किए। नतीजतन इसको 13 माह की कैद सुनाई गई। लेकिन सजा में एक खास बात यह भी थी कि इसे हफ्ते में 6 दिन अपने ऑफिस जाने की इजाज़त थी, यानी वो कैद में होने के बावजूद रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर 2018 में एक रिपोर्टर जूली ब्राउन ने एक ऐसी रिपोर्ट छाया की जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने तकरीबन 80 ख़वातीन की कहानियां दुनिया के सामने रखी। वो औरतें जो कहती हैं कि एप्स्टीन या उसके करीबी लोगों ने उनके साथ ज्यादती की। ये वो लम्हा था जब पुरानी फाइलें दोबारा खुलने लगी और लोगों ने फिर से सवाल उठाना शुरू किए। और फिर 2019 में एप्स्टीन के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर दिया गया, इस बार फेडरल सतह पर यानी वफाकी सतह पर। और जुलाई 2019 में उसे न्यू जर्सी के एक एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया, जहां वो एक प्राइवेट त्यारे से सफ़र कर रहा था। इस पर जिनसी स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगा और अदालत ने फैसला किया कि इसे बगैर जमानत जेल भेजा जाए। और इसी माह के आखिर में यानी जुलाई 2019 के आखिर में एप्स्टीन जेल के सेल में जख्मी हालत में पाया गया। ऐसा लगा जैसे उसने खुदकुशी की कोशिश की हो। लेकिन हैरत की बात यह थी कि चंद दिन बाद ही इसे सुसाइड वॉच से हटा दिया गया, यानी वो निगरानी जिसका मकसद किसी कैदी को खुदकुशी से बचाना होता है, ख़त्म कर दी गई। 9 अगस्त को उसका सेलमेट यानी साथ वाला कैदी अचानक वहां से हटा दिया गया और उसकी जगह कोई नया कैदी नहीं आया। फिर इसी रात 3 घंटे तक कोई गार्ड उसके सेल के पास नहीं गया, हालांकि जेल प्रोटोकॉल के मुताबिक हर थोड़ी देर बाद कैदी को चेक किया जाना चाहिए। मगर उस रात सब खामोश थे, यहाँ तक कि सेल के बाहर लगे कैमरे भी इत्तेफाक से काम करना छोड़ गए थे। और फिर 10 अगस्त 2019 की सुबह जेफरी एप्स्टीन मुर्दा पाया गया, फांसी पर लटका हुआ, तन्हा और हमेशा के लिए खामोश। एप्स्टीन की मौत के फौरन बाद उसके वकील ने सरकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। ये वो रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि एप्स्टीन ने खुदकुशी की है, मगर वकील का मानना था कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल भी हो सकता है। ये सवाल मीडिया और आवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। और फिर वही हुआ जो अक्सर ऐसे मामलात में होता है, साजिशी नजरियात फैलने लगे, ख़ास तौर पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तहरीक के लोगों में, जो ट्रंप के पुरजोश हामी थे। ये शक बहुत ज़ोर से उभरा। इन लोगों का ख्याल था कि एप्स्टीन की मौत का ताल्लुक उसके उन ताल्लुकात से हो सकता है जो उसने दुनिया के बाअसर, अमीर और ताकतवर अफराद के साथ बनाए थे। उनका यह भी मानना था कि एप्स्टीन ने एक खुफिया क्लाइंट लिस्ट तैयार कर रखी थी, ऐसी फहरिस्त जिसमें उन मर्दों के नाम शामिल थे जिनके लिए वो कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग किया करता था। फिर जून 2023 में अमेरिकी हुकूमत के एक इदारे जिसे इंस्पेक्टर जनरल कहा जाता है ने एक सरकारी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में ये वाज़े तौर पर कहा गया कि जो पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि एप्स्टीन ने खुदकुशी की है, वो दुरुस्त थी। OIG ने अपनी तफ्तीश के दौरान कोई ऐसा सबूत नहीं पाया जिससे यह साबित हो कि एप्स्टीन को कत्ल किया गया था या उसकी मौत में कोई मुजरिमाना साजिश शामिल थी। एप्स्टीन अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो क्लाइंट लिस्ट आज भी एक सवाल बनी हुई है। लोग आज भी पूछते हैं वो लिस्ट कहाँ है, किसके नाम उस लिस्ट में छुपे हैं। यहाँ तक कि इलॉन मस्क जैसे लोग भी ट्विटर पर यही सवाल उठा चुके हैं। अगर सब कुछ साफ है तो फिर वो लिस्ट आखिर जारी क्यों नहीं की जाती? शायद कुछ सच सिर्फ दबाने के लिए होते हैं।